नमस्कार दोस्तों, टेकलाइट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़ लिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। महिला एवं बाल विकास से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी, राज्य महिला आयोग और विभिन्न आयोग तथा महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जितने भी कार्यालय या संस्था होते हैं उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी देखी। और उसके बाद हम महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य, दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 जिसे पहले एकीकृत बाल विकास योजना कहा जाता था, इसके बारे में देखे। हितग्राहियों के चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व और आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, इन सभी के बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक से संबंधित पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने शासकीय बाल गृह हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है A5, B6, C7 ये बाल गृह हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि बाल गृह क्या होता है। तो बाल गृह में 18 वर्ष तक के बच्चों को जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षण, प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। ठीक, क्या बताया मैंने कि 18 वर्ष तक के बच्चों को जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। अब छत्तीसगढ़ में कितने शासकीय बाल गृह हैं? तो छत्तीसगढ़ में 5 शासकीय बाल गृह हैं। कौन कौन से हैं? बालकों के लिए ये कहाँ कहाँ हैं? तो बालकों के लिए रायपुर, दुर्ग, कवर्धा और जगदलपुर में है। वहीं पर बालिकाओं के लिए रायपुर और बिलासपुर में है। ये आप नोट कर लीजिए, अभी भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित जिलों पे किस जिले पे बाल गृह नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी जिले हैं इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है? 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? A5। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? अब हम पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि सही उत्तर क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? ग्रामीण क्षेत्र, मरुस्थलीय, जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में। दूसरा, जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय, नदी नाले युक्त क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में। तीसरा है इसका ऑप्शन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में। और चौथा ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय और नदी नाले युक्त क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में। तो वो जो कैटेगराइज किया गया था ना क्षेत्र को, वो ध्यान कीजिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैटेगराइजेशन कैसा था कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र, और दूसरा था जनजातीय क्षेत्र, और इसी में पर्वतीय क्षेत्र, नदी नाले युक्त क्षेत्र, इसी के अंतर्गत बाकी सभी क्षेत्र आ जाते हैं। तो सवाल क्या पूछा गया है, देखिए 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति की बात की जा रही है ना। तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितनी जनसंख्या के लिए था? 400 से 800 तक की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी क्षेत्र होगा।
जबकि जनजातीय क्षेत्र के लिए था कि 300 से 800 तक की जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। तो ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, ग्रामीण, मरुस्थलीय है, पर्वतीय है। तो देखिए ये जो कैटेगराइजेशन है, यहाँ पर ग्रामीण है और यहाँ पर मरुस्थलीय है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन जनजातीय, मरुस्थलीय, नदी नाले और शहरी क्षेत्र, फिर से ये डिफरेंट हो गया, शहरी क्षेत्र ऊपर है और मरुस्थलीय नदी नाले के क्षेत्र नीचे हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 400 से 800 तक की जनसंख्या का प्रावधान है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, जनजातीय क्षेत्र, मरुस्थलीय और नदी नाले युक्त क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। जनजातीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, नदी नाले क्षेत्रों में 300 से 800 की जनसंख्या तक में एक आंगनबाड़ी की स्वीकृति दी गई है। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, शिशु मृत्यु दर में यह शामिल नहीं होता है। तो जब भी हम सवाल पढ़ते हैं ना, तो ये नहीं को सबसे पहले हमें मार्क कर लेना चाहिए। कभी कभी हम सवाल पढ़ते पढ़ते और ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ये नहीं भूल जाते हैं। ठीक है, तो नहीं को आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए। अब ऑप्शन पर आते हैं। पहला है प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर, बी ऑप्शन है प्रसवकालीन मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर मृत्यु दर और ऑप्शन डी है विलंबित शिशु मृत्यु दर। इसमें आंसर दे दिया गया है प्रसवकालीन मृत्यु दर तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आता क्या क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। और शिशु मृत्यु दर होता क्या 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 है? तो प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अब ये शिशु मृत्यु कैसे कैसे हो सकता है? तो बच्चे के जन्म के बाद अगर नवजात की मृत्यु हो जाती है तो यह शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आएगा। दूसरा, बच्चे के 1 वर्ष की आयु के पहले अगर किसी बीमारी के कारण या फिर उसके निचले जीवन स्तर के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये भी शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रसव के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो भी ये शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आएगा। लेकिन प्रसव के काल में, मतलब जब डिलीवरी हो रहा है और इस दौरान अगर मृत्यु हो जाए तो वह शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत नहीं आएगा। कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं हम। 2001 के अनुसार, ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 2001 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 77 था, 77, और अभी 2022 में ये शिशु मृत्यु दर घटकर 38 हो गया है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसवकालीन मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। चौथा सवाल है, दिनांक 31 मार्च 2021 तक, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसे पढ़ लेते हैं। भारत में एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत 7076 योजनाएं हो गई हैं। दूसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। तीसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। अब ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कुछ बेसिक जानकारी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, हम इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अभी वर्तमान में बाल विकास परियोजनाएं 220 हैं। ठीक, अब एक टेबल बना लेते हैं स्वीकृत के और
संचालित के। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो ये जो ऑप्शन दिया गया है 46,660 ये सही है। 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। इसी में 46,056 इतने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, ये संचालित है। ठीक है, अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 5,814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें 5,644 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। तो आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। दूसरा सिर्फ 2 एवं 3 सही है। तीसरा है 3 एवं 1 सही है, और चौथा 1, 2, 3 तीनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही हैं। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्वास्थ्य जांच सेवाएं किसके लिए निर्धारित है? अब यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, पहला है गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ। दूसरा स्टेटमेंट 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे। तीसरा स्टेटमेंट 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे। और चौथा स्टेटमेंट है किशोरी बालिकाएं 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्वास्थ्य जांच की सेवा है ये किसके अंतर्गत आता है? तो एकीकृत बाल विकास की जो 6 सेवाएं हैं ना, उसके अंतर्गत आता है स्वास्थ्य जांच की सेवा। और ये सभी के लिए है, जितने भी हितग्राही हैं एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत, सभी के लिए स्वास्थ्य जांच की सेवा जो है वो निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6, आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ कथन दिए गए हैं, पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ग्रामीण अथवा जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजना स्वीकृत के लिए सामुदायिक विकास खंड को इकाई माना जाता है। हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि गांवों की संख्या मायने नहीं रखती, सामुदायिक विकास खंड को इकाई मानकर ही स्वीकृति दी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। विकासखंड की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होने पर 1 से अधिक परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। तो हमने पढ़ा था कि विकासखंड की जनसंख्या 2 लाख से अधिक होने पर 1 से अधिक परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट, शहरी परियोजना को स्वीकृति के लिए 1 लाख की जनसंख्या का होना आवश्यक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट, 2400 की जनसंख्या के पश्चात प्रति 800 की जनसंख्या के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 400 से 800 के बीच की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। 800 से 1600 की जनसंख्या पर एक और आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है। 1600 से 2400 की जनसंख्या पर एक और आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है। और यहीं पर 800 की गुणांक पर एक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4 कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर सी, 3, 4 तथा 1। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन आ गए। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में ही सवाल पूछा जा रहा है।
तो आपको जो भी माइनर फैक्ट है उसे भी ध्यान में रखना है और शब्द क्या कहना चाहता है उसे भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों के उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास की नींव डालना। हमने एकीकृत बाल विकास योजना के 5 उद्देश्य पढ़े थे। ये वही 5 उद्देश्य हैं जिनके बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो 5 उद्देश्य में कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं और कौन कौन से नहीं दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा सही आंसर क्या है। ठीक, तो पहला क्या है, बच्चों के उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास की नींव डालना। तो हाँ, ये उद्देश्य है। दूसरा स्टेटमेंट है 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, ये भी उद्देश्य है। तीसरा है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, तो ये भी उद्देश्य है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा फिर? ये चौथा स्टेटमेंट जनजातीय क्षेत्रों में विकास के लिए अनुदान प्राप्त करना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए हमने 3 उद्देश्य तो पढ़ लिया, चौथा और पांचवा उद्देश्य क्या क्या है? चौथा उद्देश्य है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम को लागू करने के लिए तालमेल कायम करना। और पांचवा उद्देश्य सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में पोषण, स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाना। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? फिर से वही सवाल है। देखिए एक ही वर्ष में एक ही पेपर में 2 सवाल सिमिलर टॉपिक से पूछा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि ये उद्देश्य तो है। ठीक, दूसरा है बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास का आधार तैयार करना, ये भी है। तीसरा है मृत्यु दर, रुग्णता एवं कुपोषण को कम करना, ये भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आप लोग अपने मन में रिमाइंड कर लीजिए कि जो बाकी 2 उद्देश्य बचा है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तब तक हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के हितग्राही हैं। कौन कौन से हितग्राही हैं पहले हम लिख लेते हैं। हमने लेक्चर में पढ़ा है ना, 15 से 45 वर्ष आयु की महिलाएं, बताते जाइए आप लोग भी, बताते जाइए आप लोग भी। गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली माताएं, किशोरी बालिकाएं, एज ग्रुप क्या है इनका? 11 से 18 वर्ष। और चौथा है 0 से 6 वर्ष के बच्चे। ठीक, अब आते हैं हम अपने आंसर पे। तो पहला ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, हाँ ये है हितग्राही। दूसरा है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, तो ये भी है। ऑप्शन नंबर सी है ए एवं बी दोनों, और डी है सभी वरिष्ठ अधिकारी। तो वरिष्ठ अधिकारी का तो कोई बात ही नहीं है ना। बहुत सरल सवाल है, इसका आंसर तो हर किसी को पता होना चाहिए
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन कार्यकर्ता जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बी आशा, सी उषा और डी विलेज हेल्थ गाइड। बताइए आंसर क्या है? कौन आंगनबाड़ी कौन एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आती है? तो देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी का संचालन किया जा रहा है और आंगनबाड़ी की मुख्य कार्यकर्ता होती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है सामान्यतः उसी गांव की होती है जिस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ के स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे वो अवगत होती है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वो जानकार होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये जो आशा है ना, ये जो है एक महिला कार्यकर्ता होती है जो गांव में होती है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत गांव स्तर की महिला कार्यकर्ता को आशा कहा जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी सेवा आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा नहीं दी जाती? आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा मुख्य रूप से 6 सेवाएं दी जाती है, वही 6 सेवाएं जो एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत दी जाती हैं। कौन कौन सी सेवाएं हैं? पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल जाने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा। देखिए, यहाँ पर नहीं दी जाती, पहले तो इसे हम मार्क कर लेते हैं कि हमें कौन सी सेवा नहीं दी जाती है वो देखना है। तो 6 सेवाएं कौन कौन सी है? पहली तो है टीकाकरण, यहीं पर हम देख लेते हैं। ये पहला है टीकाकरण, दूसरा पूरक पोषण, तीसरा स्वास्थ्य जांच, चौथा स्वास्थ्य शिक्षा, पांचवा संदर्भ सेवाएं, छठवा है स्कूल जाने वाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्कूल जाने वाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? सीधी सी बात है, इसमें तो ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। ए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना, बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण योजना, तीसरा लैंगिक बजटिंग योजना और चौथा एकीकृत बाल विकास योजना। आंसर बताइए, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप लोग? एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक, राज्य के जिलों में नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ उस पर्टिकुलर जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उसके बारे में दिया गया है। ये बिल्कुल आंकड़ों से संबंधित सवाल है। इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 5, 4, 3, 2, 1। बलरामपुर में कितने हैं? 2005, जशपुर में 2931, कोरबा में 2280, राजनांदगांव में 2694 और रायगढ़ में 2894। देखिए, ये सवाल पूछा ज़रूर गया है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि इस वर्ष नहीं पूछा जाना चाहिए। फिर भी आप एक बार महिला एवं बाल विकास की साइट में जाकर
ओरली देख लीजिएगा कि किन किन जिलों में जिलेवार आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। हाँ, अगला सवाल है 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया था। इसमें ऑप्शन है ए 33 विकास खंड और 4791 आंगनबाड़ी केंद्रों में। ऑप्शन नंबर 2 है 23 विकास खंड एवं 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में। तीसरा है 33 विकास खंड 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में। और चौथा ऑप्शन है 23 विकास खंड एवं 4791 आंगनबाड़ियों में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि एकीकृत बाल विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ किया गया था। ये सवाल फिर से पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जा सकता है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33 विकास खंड एवं 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है भारत की जनसंख्या 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 कथन दिया गया है और हमें इस पर विचार करना है। चलो विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत की जनसंख्या, देखिए जनगणना का आधार क्या है, 2011, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर हमें सही आंसर को ढूंढना है। भारत की जनसंख्या 121.20 करोड़ है, 121.02 करोड़, हाँ इतना ही है। दूसरा, भारतवर्ष में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 13.88 करोड़ है, तो नहीं 13.88 करोड़ नहीं है, 15.88 करोड़ है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट, इस राज्य की जनसंख्या कितनी है, 2554198। अगर आप ऐसे याद रखते हो तो ऐसे याद रखिए, ऐसे नहीं याद रखते हो तो आप 2.56 करोड़ भी याद रख सकते हैं। 2.55 करोड़ जनरली आंकड़ों में होता है, लेकिन यहाँ पर 2.56 करोड़ लिखा है तो भी हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है ये। चौथा, इस राज्य में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख थी, हाँ इतनी ही थी 2011 की जनगणना के आधार पर। बाकी सभी आंकड़े सही हैं सिवाय इस आंकड़े के। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3, 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम 2013 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।